नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज का हमारा टॉपिक है पिता का संपत्ति बेचने के अधिकार। ठीक है, मतलब यह हुआ कि पिता कितनी संपत्ति बेच सकते हैं, इस पॉइंट पर अपन बात करेंगे। इसमें आज जो बात करेंगे उसमें मुख्य टॉपिक रहेगा क्या पिता के नाम पर जो संपत्ति दर्ज है वो संपूर्ण संपत्ति पिता बेच सकते हैं, इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि पिता अपने हक तक की संपत्ति बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। फिर बात करेंगे अपने हिस्से से ज़्यादा संपत्ति को बेच सकते हैं या नहीं, यानी कि पिताजी के नाम पर मान लो पिताजी के हक में 5 बीघा जमीन आ रही है, मगर क्या वो उस हक से भी ज़्यादा संपत्ति अपने पुत्रों की संपत्ति को भी पिता बेच सकते हैं या पुत्री की संपत्ति को भी पिता बेच सकते हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे यदि पिता संपूर्ण संपत्ति को बेचना चाहते हैं, यानी कि तो उस समय पुत्र और पुत्री के क्या अधिकार है, क्या वो उन्हें रोक सकते हैं, रोकेंगे तो किस प्रकार, इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे पिता के जीवन काल में पुत्र और पुत्री अपने नाम संपत्ति करा सकते हैं क्या, यानी कि पिता के जीवित रहते हुए पुत्र और पुत्री अपने नाम पर संपत्ति को करा सकते हैं या नहीं। फिर बात करेंगे यदि पिता ने अपने जीवन काल में सारी संपत्ति बेच दी है, चाहे पिताजी जीवित हैं या पिताजी शांत हो चुके हैं, तो क्या उस संपत्ति को पुनः प्राप्त करने का पुत्र और पुत्री को अधिकार है तो कितनी संपत्ति तक, और अधिकार नहीं है तो कितनी संपत्ति तक नहीं। इस टॉपिक पर अपन पिता की जो संपत्ति है उस पर सारे पॉइंट पर अपन विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक पर बात करते हैं पिता कौन सी संपत्ति बेच सकते हैं। ठीक है, तो देखो पिता को कानून में बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। पिता एक तरह से अपने परिवार के न्यायाधीश भी मान सकते हैं उनको। ठीक है, तो पिता कौन सी संपत्ति बेच सकते हैं, पहले तो अपन ये बात करते हैं। एक तो वो संपत्ति जो उन्होंने खरीदी है, वो संपत्ति जो उन्होंने खरीदी है वो संपूर्ण संपत्ति बेच सकते हैं। दूसरा, उनको जो उनके पिता से मिली है उसमें अपना हक तक संपत्ति बेच सकते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, पिताजी ने जीवित रहते हुए, पिताजी ने सर्विस करके, पिताजी ने कोई व्यापार करके जो भी संपत्ति खरीदी, चाहे वो खेत खरीदा हो, चाहे वो मकान खरीदा हो, चाहे वो प्लॉट खरीदा हो, कुछ भी खरीदा हो, चाहे वो गाड़ी खरीदी हो, वो बेच सकते हैं। जो उन्होंने खरीदा वो बेच सकते हैं। दूसरा, पिताजी को उनके पिताजी से जो संपत्ति मिली है उसमें अपने हक हिस्से तक संपत्ति बेच सकते हैं। इस टॉपिक को कैसे समझेंगे अपन, जैसे ये डालू जी है, ये रमेश, मोहन, मीरा और शांता के पिता हैं, और डाली कौन है, इनकी पत्नी है डालू जी की। ठीक है ना, तो डालू जी के नाम पे मान लो 25 बीघा जमीन इनके पिताजी से आई है, दल्ला जी से, तो कितनी संपत्ति बेच सकते हैं अपने हक हिस्से अनुसार, तो 1 2 3 4 और 5 हिस्से हो गए। पति के जिंदा रहते समय पत्नी को हक संपत्ति में नहीं मिलता है, तो पुत्र और पुत्री को बराबर मिलेगा, तो 2 तो पुत्र हो गए, रमेश, मोहन और मीरा, शांता, तो 4 हक तो ये हो गए, और 1 डालू को मिलेगा 5, यानी कि 1/5 हिस्सा, 1/5 रमेश का, 1/5 मोहन का, 1/5 मीरा का और 1/5 शांता का। ठीक है, तो यानी कि 1/5 हिस्सा तक पिता अपनी संपत्ति को बेच सकता है। ऐसी परिस्थिति में मान लो 25 बीघा जमीन है तो 1/5 कितना हुआ, 5 बीघा, 5 बीघा रमेश का ही, 5 बीघा मोहन के ही, 5 मीरा के, 5 शांता, यानी कि पिताजी के नाम पर संपूर्ण संपत्ति है। रेकर्ड में उनके नाम पर 25 बीघा है, मगर वो कानूनन 5 बीघा जमीन बेचने के ही अधिकारी है, अपने हिस्से हक हिस्से तक ही। हालांकि उनके नाम 25 बीघा है, और चाहे तो 25 बीघा ही बेच सकते हैं, और बाद में रमेश, मोहन, मीरा या शांता इनमें से कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन करके इस संपत्ति में से अपना हिस्सा वापस ले सकता है। डाली नहीं ले सकती, क्योंकि डाली पति अगर संपत्ति बेचता है तो पत्नी का उस समय पति की जिंदा जी रहते हुए हक नहीं बनता है, इसलिए 5 बीघा जमीन बेचने का ही हक है। एक बात मैं और विशेष बताता हूं जो थोड़ी कानूनन गहरी बात है। जैसे पिताजी ने कोई संपत्ति खरीदी है, अगर वो संपत्ति जो उनके पास सामलाती या पुश्तैनी जायदाद है उनकी इनकम से खरीदी है, तो वो भी संपत्ति पुश्तैनी मानी जाएगी।
देखो इस बात को फिर समझिए। जैसे डालू जी के पास 25 बीघा ज़मीन है, उन्होंने इसमें से 10 बीघा ज़मीन खरीद कर 10 बीघा किसी अन्य जगह खरीद ली, 10 बीघा बेच दी और 10 बीघा अन्य जगह खरीदी। जो पैसा इस संपत्ति से आया वही पैसा उधर इन्होंने लगा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी स्वअर्जित थोड़ी हुई, वो तो जो पिताजी की संपत्ति थी दल्ला जी से आई, डालू जी के, उसी संपत्ति के पैसे से तो उन्होंने खरीदी। अब उस भले उन्होंने वो खरीदी है, उनकी खरीदशुदा बता रही है, मगर आप ये साबित कर देते हो कि वो रजिस्ट्री दोनों बता के साहब ये जो पैसा आया था इसी पैसे को बचाकर ये संपत्ति खरीदी थी, तो भले ही वो उन्होंने संपत्ति खरीदी है मगर वो भी एक तरह से मोर्सी संपत्ति हो जाएगी और उसको बेचने का भी डालू को अधिकार नहीं है। हाँ, ये बात साबित रमेश, मोहन, मीरा या शांता को करनी पड़ेगी कि ये जमीन पुश्तैनी जमीन बेचकर उस जमीन को खरीदा गया था। यानी कि हर बार खरीदी शुदा जमीन पिता को बेचने का अधिकार नहीं होता है। अगर उन्होंने जो संपत्ति खरीदी है वो संपत्ति पुश्तैनी संपत्ति को बेचकर या पुश्तैनी संपत्ति से शामिल में जो आय हुई है उस आय का पैसा लगाकर संपत्ति खरीदी है, तो वो संपत्ति भी पुश्तैनी संपत्ति मानी जाएगी और उस संपत्ति को भी पिता अपने हक तक ही बेच सकते हैं, पूरी नहीं बेच सकते। यानी जो 10 बीघा बेच के 10 बीघा ली, उनमें भी उनका 5वां हिस्सा कितना 2 बीघा रहा तो 2 बीघा ही बेच सकते हैं। ये तो आगे समझ में कि पिता अपने नाम की संपूर्ण संपत्ति बेच सकते हैं क्या, कि नहीं बेच सकते, उनके हक हिस्से तक ही बेच सकते हैं। दूसरा, हक हिस्से तक की संपत्ति कितनी होगी, तो जितने उनके पुत्र होंगे, जितनी पुत्रियां होगी उनको जोड़ लीजिए और एक भाग उनका आ जाएगा। अगर 2 पुत्र और 1 पुत्री 3 हो तो एक पिता जाएगा 4 आ गए तो 4 हिस्से हो जाएंगे। एक लड़का और लड़की और एक पिताजी का तो 5 हिस्से होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से जितने भी हिस्से होंगे वो हिस्से बनते जाएंगे। फिर अपन समझते हैं कि पिता ने संपूर्ण संपत्ति बेचना चाहते हैं तो क्या पुत्र व पुत्री उस संपत्ति को बेचने से रोक लगा सकते हैं क्या। अब बात करते हैं, जैसे ये सबसे ज़्यादा आजकल कानून में दिक्कत यही आ रही है कि मान लो पिताजी डालू जी 25 ही बीघा ज़मीन बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या रमेश, मोहन, मीरा या शांता डालू जी को ये ज़मीन बेचने से रोक सकते हैं। तो इसका उत्तर है, क्या उत्तर है, हाँ, अंग्रेजी में लिखे तो यस है ना, हिंदी में एक अक्षर ही है तो एक पर ही चलते हैं यस, हाँ। तो इसका मतलब कैसे रोकेंगे, इनको क्या करना पड़ेगा, इनमें से कोई भी रमेश, मोहन, मीरा या शांता कोई भी एसडीओ कार्यालय में, ठीक है, एसडीओ कार्यालय में एक वाद पेश करेगा कि जो डालू जी के पास जो संपत्ति है वो दल्ला जी से आई है, यानी कि हमारी पुश्तैनी संपत्ति है, उस पुश्तैनी संपत्ति में हमारा 1/5 हिस्सा बनता है। डालू जी संपूर्ण संपत्ति को बेचना चाहते हैं, इसलिए डालू जी को संपूर्ण संपत्ति की बेचने से रोका जाए और हमारा जो हिस्सा बनता है वो हमें दिया जाए। कोर्ट डालू जी को बुलाएगी, डालू जी से पूछेगी, उनको बेचने का कारण उनसे जानेगी। फिर उसके बाद जो डालू जी का हक हिस्सा जैसे 1/5 बनता है उससे ज़्यादा डालू जी नहीं बेच सकेंगे। इस बात का न्यायालय स्टे दे देगी, यानी कि न्यायालय स्टे देगी तो वो क्या, स्टे पत्र तहसीलदार साहब के पास जाएगा, तहसीलदार साहब उस नकल पे लिख देंगे कि भाई उक्त संपत्ति पर न्यायालय का स्थगन है, तो फिर उस संपत्ति का विक्रय नहीं हो पाएगा। तो आपको समझ में आ गई ना कि अगर पिताजी सारी संपत्ति बेच रहे हैं तो पुत्र और पुत्री उस संपत्ति को बेचने से रोक सकते हैं। कौन सी संपत्ति, जो पुश्तैनी है, जो स्वअर्जित है उसको नहीं। स्वअर्जित में कौन सी संपत्ति को रोक सकते हैं, जो पुश्तैनी संपत्ति बेचकर खरीदी है उसको भी रोक लगाई जा सकती है। फिर आए बात के पिता के जीवन काल में पुत्र पुत्री अपने नाम संपत्ति करा सकते हैं क्या, तो इसका उत्तर ही हाँ, भले वो नहीं बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी रमेश, मोहन, मीरा या शांता चाहती है कि जो पुश्तैनी संपत्ति में मुझे मेरा हक मिल जाए तो इनके जीवन काल में आपको आपका हक मिल जाए। क्यों, कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के जो तहत है ना, धारा 8 और 9 के तहत क्या होता है, कोई भी व्यक्ति चाहे वह पुत्र हो या पुत्री, ये जब जन्म लेता है ना तभी उसका अधिकार बन जाता है। यानी कि जिस दिन मीरा ने जन्म लिया उसी दिन डालू की संपत्ति में से एक हक मीरा के नाम चला गया, शांता ने जन्म लेते ही शांता के नाम चला गया। तो जैसे जैसे पुत्र और पुत्री का जन्म होता गया डालू जी का हिस्सा कम होता गया। तो जब जन्म से ही ना उनका हिस्सा बन गया तो फिर रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं है पर हिस्सा तो है ना, तो इसलिए वो रिकॉर्ड में नाम करवाने की मांग कर सकते हैं। यानी कि पुत्र और पुत्री पिताजी के जीवन काल में अपने हिस्से की संपत्ति अपने नाम कराने की मांग कर सकते हैं। न केवल नाम कराने की मांग कर सकते हैं बल्कि वो बंटवारा कराकर अपनी संपत्ति को अपने कब्जे में लेने की मांग भी कर सकते हैं।
इस पर मैंने मेरे चैनल पर एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो झगड़े की जड़ है, पिता ने अपने जीवन काल में अपने हक की संपत्ति से ज़्यादा संपत्ति को बेच दी, तो क्या उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराया जा सकता है? जैसे कि मान लो डालू है, डालू ने 1990 में 20 बीघा ज़मीन बेच दी, 25 थी 20 बेच दी। अब डालू के नाम तो कितनी आ रही है? 5 ही आ रही है, तो 15 बीघा ज़्यादा बेच दी। तो ये जो 15 बीघा ज़मीन ज़्यादा बेच दी, जो खरीदार है उसके ऊपर पुत्र और पुत्री मुकदमा करेंगे कि साहब हमारे पिताजी को 5 बीघा ज़मीन बेचने का अधिकार था, उन्होंने 25 बीघा 20 बीघा कैसे बेची? 15 बीघा हमारी 15 बीघा ज़मीन हमारे हिस्से की बेच दी, तो उसको हमारे नाम पे किया जाए। तो एसडीओ कोर्ट में मुकदमा होगा ये भी। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, किस प्रकार से मुकदमा होगा, क्या लिखना है। एसडीओ कोर्ट सामने वाले पक्ष को सुनने के बाद जितना हिस्सा रमेश, मोहन, मीरा, शांता का बनता है जन्म से, बेचने के बाद नहीं, जन्म से जितना हिस्सा बनता है उतना हिस्सा 1/5 यानी 5-5 बीघा कर देगी, और इस व्यक्ति के नाम जिसने 20 खरीदी इसके 5 बीघे रहेगी, बाकी 15 बीघा वापस इधर चल जाएगी। और जो पैसा इसने दिया है वो पैसा इन लोगों से लेने का हकदार, क्योंकि डालू जी अगर शांत हो गए तो डालू जी से नहीं लेके इनके पुत्र से लेंगे। डालू जी जिंदा है तो जो पैसा 5 बीघा का है वो लेने का अलग से दावा करे, इसी एसडीओ कोर्ट वाले दावे से नहीं मिलेगा इसको। जिस व्यक्ति ने खरीदी उसको अलग से दावा करके वो पैसा लेने का हकदार रहेगा। यानी कि अगर पिता अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति से ज़्यादा संपत्ति को बेच देता है तो पुत्र और पुत्री उस संपत्ति को एसडीओ कोर्ट के मार्फत पुनः प्राप्त करने के हकदार होते हैं। अब एक विशेष बात बताता हूं मैं आपको कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जब पिता अपने हिस्से से ज़्यादा जमीन को बेच सकते हैं। यानी कि जैसे डालू के हिस्से में 5 बीघा जमीन है, क्या ऐसी कोई परिस्थिति है कि डालू 20 बीघा जमीन भी बेच सकता है रमेश, मोहन, मीरा और शांता के हक की, है ना? तो कानून में उसका उत्तर है हाँ। सर ये क्या बात कर रहे हो, अभी तो आप कह रहे थे 5 बीघे बेच दो, अभी बोल रहे हो 20 बीघे बेच सकते हो, क्यों उलझा रहे हो मैं? तो ऐसी परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में बेची होगी तो ही ये 20 बीघा बेच सकते हो। ऐसी परिस्थिति क्या है? परिवार के लिए या परिवार की अति आवश्यक जरूरत के लिए, जैसे मोहन बीमार हो गया, रमेश बीमार हो गया, ऐसी कोई बीमारी हो गई कि इनके हिस्से की ज़मीन भी इसको बेचनी पड़ रही है, तो अति आवश्यक जरूरत के लिए ज़मीन को बेच सकता है। तो उस समय डालू जो ज़मीन विक्रय करेगा उसमें लिखेगा कि इस कारण से मैं ज़मीन बेच रहा हूँ, तो वो अति आवश्यक हुआ है, यानी कि बीमारी हो गई, पढ़ाई के लिए हो गया या कर्जा देने के लिए हो गया। उस समय अगर इन्होंने ज़्यादा भी बेच दी है तो भी वो ज़मीन वास्तव में वापस कैंसिल नहीं होगी। मगर ये किसको साबित करना पड़ेगा? जो खरीदार है उसको साबित करना पड़ेगा कि उसके भाई उसकी ज़्यादा आवश्यकता थी इस कारण से, इसलिए रजिस्ट्री में लिखा होना जरूरी है। इनको जो साबित नहीं करना पड़ेगा, ये तो कहेंगे भाई हमने हमारे तो कोई जरूरत नहीं थी, खरीदार को ये बात साबित करनी पड़ेगी। दूसरा, कोई व्यवसाय करने के लिए, यानी परिवार के लिए अगर पिता कोई व्यवसाय करता है और व्यवसाय में पैसे की जरूरत होने से कोई ज़मीन बेचता है, तो वो व्यवसाय इसलिए करता है ताकि परिवार का ज़्यादा पैसा मिल सके या ज़्यादा परिवार को कमा के दे सके, और मान लो व्यवसाय में घाटा आ गया और ज़मीन बेच दी या तो भी वो परिवार के लिए होगी। ऐसी परिस्थिति में वो रजिस्ट्री कैंसिलेशन नहीं होगी। तो आज के वीडियो में मैंने 2 जो बातें बताई है, एक तो जो परिवार की विशेष ज़रूरतों के लिए भी ज़मीन बेची जा सकती है, उसमें पिता अपने हक हिस्से से ज़्यादा ज़मीन बेच देता है तो भी वो कानून में मान्य होगी। दूसरा ये है कि अगर पिता ने भले कोई संपत्ति खरीदी है, मगर वो जो संपत्ति खरीदी है वो संपत्ति पुश्तैनी ज़मीन या पुश्तैनी ज़मीन से इनकम से प्राप्त आय से खरीदी है, तो उसमें भी पुत्र और पुत्रियों का वही हक होगा जो पुश्तैनी ज़मीन में होता है, भले पिता ने वो ज़मीन खरीदी है। तो मैं हूँ उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आपके किसी भी प्रकार की रेवेन्यू संबंधी कोई समस्या है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसका उत्तर दूंगा या उस पर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।